नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज डिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के ऊपर। क्वेश्चंस काफी आए थे इस स्टॉक के ऊपर, तो आज इस पे वीडियो हाजिर है। आज से 6 महीने पहले इस कंपनी के ऊपर ये वाला वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी कि स्टॉक जो है अभी 3300 पे खड़ा है, तो ये 4000 रुपए तक का एक स्विंग दे सकता है। स्टॉक ने वो स्विंग यहां तक दिया भी, यहाँ 3300 से 4000 रुपए तक का वो स्विंग भी लोगों को मिला। लेकिन अब अपडेट आई है कि अब क्या किया जाए। उससे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी स्टॉक को लेकर हमने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। उस वीडियो में मैंने बात करी थी जब स्टॉक यहां पर लगभग 4400 के आसपास था कि स्टॉक के लिए ये वाला जो गैप है ये फिल होने भी आ सकता है, यहां भी रुक सकता है या फिर यहां भी आ सकता है, अभी कुछ भी नहीं पता। तब स्टॉक का प्राइस लगभग इस रेंज में था, वो वीडियो भी हमने डाला। उसके बाद जब स्टॉक यहां से ऊपर जाने लगा तो यहां पर भी हमने एक वीडियो डाल के बताया कि 4000 रुपए तक का एक स्विंग बन सकता है। अब राइट नाउ आज जो स्टॉक है वो किन प्राइसेस के आसपास खड़ा है आपको दिख रहा होगा, 3700 3800 की रेंज में है। तो अब क्वेश्चन है कि आज की डेट में क्या किया जाए। जिससे मिस हो गया वो क्या करे, जिसको फ्रेश लेना है वो क्या करे, जिसके पास है वो क्या करे, क्योंकि इसमें हमारी एसआईपी थी, हमने यहाँ पे बात करी थी और वो जो है 3500 रुपए के आसपास स्टॉप हो गई थी। तो अब देखते हैं कि आज की डेट में क्या किया जा सकता है। डिवीज लैब का फंडामेंटल भी चेक करेंगे बिकॉज 6 महीने हो चुके हैं, और टेक्निकल भी चेक कर लेते हैं कि आज की डेट में इसमें सिचुएशंस क्या है और किससे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, रियलिस्टिक रिटर्न्स क्या हो सकते हैं। सारी बातें जो है वो अब हम स्क्रीन पे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो में बात हुई क्या थी। अब स्टॉक के लिए मेजर हर्डल क्या होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 3500 के ऊपर काटने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की साइड जर्नी कर सकता है। तो उसके लिए हर्डल्स क्या होंगे, हर्डल्स देखिए सबसे पहला तो होगा यहाँ पर 3750 के आसपास, ये हर्डल होगा 3750 का। और फिर नेक्स्ट हर्डल यहाँ पे हो सकता है हमारा ये लेवल, इस लेवल पे भी हम लाइन लगा लेते हैं करीब 3900 का ये हर्डल होगा। और देन एक बड़ा हर्डल 4000 रुपीज का होगा। तो 3 हर्डल हमें देखने को मिल सकते हैं 3500 के ऊपर। ये हर्डल्स है, आप कोई ट्रेड प्लान करता है तो अपने हिसाब से देखिए, अपने स्टॉप लॉस डिसाइड करें। ये हर्डल्स हमें तो ये बता रहा हूं, मैं तो इसमें एसआईपी मोड में बैठा हुआ हूं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब राइट नाउ देखिए यहाँ पर कि अब डेली चार्ट और वीकली चार्ट को एक बार वापस देखते हैं। लुक एट द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट आज की डेट में आप देखिए क्या बोल रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक में देखिए यहाँ पे एक बार प्राइस रिजेक्शन हो चुका है, ये देखिए रिजेक्शन हुआ था, मैं वापस दिखाता हूँ। रिजेक्शन हुआ, वापस इसने रिकवरी करी, यही साइन होता है बढ़िया। रिजेक्शन के बाद रिकवरी आती है तभी क्लियर होता है कि हाँ अब ऊपर जाएगा। तो आपने क्लियर सुना होगा कि हमने बात करी थी तब स्टॉक का प्राइस यहां था 3300 के आसपास, और उसके बाद 4000 रुपए तक के स्विंग्स बने। जैसी बात हुई थी उसके आसपास गया, वहां से वापस स्टॉक लगभग 3300 रुपए पे आता है, और यहां से अभी स्टॉक जो है 3700 3800 की रेंज में झूला झूलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी क्या हो सकता है वो सारी चीजें हमें समझनी होगी, एनालाइज करना होगा। पहले देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। सो हैव अ लुक एट द फंडामेंटल्स, दीज आर द फंडामेंटल डाटा। कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है क्या? जी नहीं, 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। दिस इज अ हाथी, ये हाथी है पूरा का पूरा। करंट प्राइस अभी इतना चल रहा है, स्टॉक की पी ऊपर चल रही है जो कि एक्सपेंसिव है। और ये क्यों चल रही है? क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, शेयर गिरा भी नहीं है, रिजल्ट अच्छे भी नहीं आ रहे और शेयर भी नहीं गिर रहा, तो पी ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव हो गई। तो ये एक चीज है जो हमें ध्यान में रखनी होगी। आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, नॉर्मल है, लेकिन क्या पी को जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन क्या इसको आधार बना के डिसीजन ले ले? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, डेट फ्री कंपनी है, टोटल 0 डेट है, ये चीज अच्छी है। यहां पर बात करते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ जो कि माइनस में रही है। कहीं यही तो रीजन नहीं कि कंपनी टूट गई बुरी तरीके से? हो सकता है, और टूटने के बाद रिकवर भी कर चुकी है अब तो बॉटम से 30% के आसपास। मार्केट कैप टू सेल्स 13 की है, और पीजी रेशियो 5 टाइम्स है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन क्लियर देता है। बट ये कंपनी एक मोनोपोली भी एंजॉय करती है अपने प्रोडक्ट में, अपने ब्रांड नेम की वजह से, वो भी आप समझिए। यहां पे बात करते हैं फ्री कैश फ्लो की, जो कि लगभग 4500 करोड़ का है, जो अच्छी चीज मानी जाएगी। बात की जाए कंपनी की अगर रिटर्न 10 सालों के, तो 20% की रेंज से जो है वो ग्रो कर रहा है, और 5 साल में भी लगभग 20% की रेंज से कंपनी ग्रो करती है। यानी कि कंपनी में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो साल का 20% आपकी जेब में आ जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं आज लगाए तो कल आ जाएगा या अगले साल आ जाएगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में 20% रिटर्न कंपनी इजीली देती है हर साल। ये इसका बेसिक डाटा था जो हमने पता किया। आगे चलते हैं, यहां देखिए दिस इज द क्वार्टर रिजल्ट। लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा है वो कैसा है? 1900 करोड़ रुपए की लगभग कंपनी ने सेल्स करी है। प्रॉफिट दिए हैं यहां पे 348 करोड़ के, जो कि अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से कम है, जो पिछला जून का क्वार्टर था, और उसमें सेल्स भी कम थी लेकिन प्रॉफिट अच्छा है। अब की बार सेल्स अच्छी है लेकिन प्रॉफिट कम क्यों है? द रीजन इज ओपीएम। ओपीएम देखो 28 से 25% हो गया, तो टूटे। अगर इसको पिछले साल से कंपेयर किया जाए यहां पर सितंबर में, तो 1800 करोड़ की सेल पे 33% ओपीएम पे आपने 500 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट करे थे। तो आपकी मार्केट कुटाई नहीं करेगा? करेगा, और मार्केट पहले ही कर देगा, क्योंकि मार्केट को पहले से पता होता है।
मार्केट सडन न्यूज से नफरत करता है। जो चीज मार्केट को पहले से पता होती है वो उसको डिस्काउंट करके ही चलता है। तभी ये शेयर 2800 3000 के आसपास आ गया था और अब वापस 3800 आ गया है। तो मार्केट पहले डिस्काउंट करता है, न्यूज बाद तक आती रहती है। उससे पहले का अगर डाटा देखेंगे तो इससे पहले वाले सितंबर में जाइए, सेम ही सेल्स थी लगभग जितनी है, और उस टाइम पे प्रॉफिट देखो 606 करोड़ के थे। उससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो 1700 करोड़ की सेल्स पे 500 करोड़ के प्रॉफिट। तो आपने पिछले 3-4 साल में लोवेस्ट क्वार्टर दिया है। इस क्वार्टर में जो क्वार्टर दिया वो लोवेस्ट क्वार्टर है। अगर सितंबर की बात करें पिछले 3-4 साल में सितंबर क्वार्टर इतना खराब नहीं था, तो आपका आया है, और जो कि नेगेटिव पॉइंट भी हमें समझना भी होगा। लेकिन यहां पर ये समझो इसका कारण क्या है, दैट इज ओपीएम। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपसे मेंटेन क्यों नहीं हो रहे, आपके मार्जिन क्यों गिर रहे हैं, जबकि आपकी सेल्स उतनी नहीं गिर रही है। मार्जिन क्यों गिर रहे हैं आपके, उसका क्या कारण है, वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। धीरे धीरे आपको सारी चीज पता चलेगी। तो दिस इज द ट्रू पिक्चर जो हमें पता होनी चाहिए, और इतना हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहां पर बुरे से बुरा जो होना है वो होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर्स में शेयर प्राइस उतना नहीं टूटा है, शेयर प्राइस तो टूट के रिकवर भी कर गया, नंबर्स में वो अब नजर आ रहा है। ये ईयरली P&L है जो हमें देखना होगा। यहां पे देखेंगे लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट और सेल्स है वो आपके सामने है। इस साल का जो सेल्स का अनुमान मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है, और यहां पर जो प्रॉफिट है वो हमारे सामने फिलहाल यहां नजर आता हुआ हमें दिख रहा है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, कंपनी की क्या पहले कभी सेल्स टूटी नहीं है, बिल्कुल टूटी है। 2017-18 के बीच में भी टूटी थी, और यहां पे 19 तक वो मतलब नॉर्मल तरीके से था। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो यहां पर भी आप देखेंगे कि इस टाइप से सिचुएशन क्रिएट हुई थी। उसको अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे मैं दिखाऊंगा 2018-17 में स्टॉक पहले ही टूट गया था, और फिर 18 में लास्ट में पता चला कि हाँ इसके रीजन क्या थे, तो वो सारी चीज पहले हो जाती है। सेम चीज अभी होती हुई दिख रही है, आप अपनी सेल्स से टूटते जा रहे हो, यहां पे आप टूट रहे हो, और यहां पे आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो मार्केट डेफिनेटली उसकी पिटाई आपको करेगा। लेकिन क्या ये हमेशा रहेगा और हमेशा मार्केट इसको ऐसे ही पीटता रहेगा, उसका जवाब आपको मिलेगा इसकी सेल्स ग्रोथ से। तो लुक एट द सेल्स ग्रोथ, जो अब हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। दिस इज द सेल्स ग्रोथ जो कंपनी ने मेंटेन की है, लगभग 15% एवरेज सेल्स ग्रोथ है, 15% की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये कंपनी गिरती है लेकिन फिर ऊपर आती है और अपनी ग्रोथ को मेंटेन और इंटैक्ट रखती है। तो 15% की दर से एक कंपनी जो है वो सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है। साथ में 20% की दर से कंपनी जो है, यहां पर देखिए स्टॉक प्राइस CAGR में 20% से ग्रो करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 20% से लगभग से ग्रो कर रही है। यानी इतना क्लियर हो गया कि कंपनी ने बुरे समय को बहुत बार देखा है, एक्सपीरियंस है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो कंपनी तो बढ़िया है, कंपनी खराब नहीं है, बुरा समय है, ये हमें समझना होगा। यहां बात कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। लुक एट द बैलेंस शीट। यहां पे देखेंगे तो रिजर्व्स देखिए इसके कितने जोरदार हैं, और बोरोइंग्स देखिए, ये भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, मतलब टोटल डेट फ्री कंपनी है, सारा पैसा खुद का है। कंपनी की ग्रोथ में यहां पर जो भी पैसा लगेगा वो खुद का लगेगा, किसी और का पैसा नहीं लगेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये बैलेंस शीट भी साफ सुथरी क्लीन नजर आती है। यस, ये चीज माननी होगी कि आपके 2 साल से प्रॉफिट्स उतने नहीं बढ़ रहे जो कि बढ़ने चाहिए, बट मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है, बुरा समय है, हमें समझना होगा। बात करिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग की या शेयर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंटेक्ट करे हुए हैं 51.93, लगभग 52% की। FIIs की होल्डिंग की बात की जाए तो 14% की है। DIIs की बात की जाए तो 21-22% की होल्डिंग है। पब्लिक की बात की जाए तो उनकी होल्डिंग को यहाँ पे देखिए कम हो रही है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि एक टाइम पे 12.31 थी, वो कम होकर 11.72 हो गई है। हालांकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहां से काफी नंबर ऑफ शेयर होल्डर, लगभग 60,000 लोगों ने इसको बेच के खत्म भी कर दिया है, ये भी हमें समझना होगा। तो ये सारी डाटा है। अच्छी चीज क्या, 88% बिलोंग्स टू दी होल्डिंग ऑफ लार्ज ग्रुप से बिलोंग करती है। रिटेल ग्रुप के पास कितना है, सिर्फ 11 या 12% माल है, ये हमें समझना होगा, जो कि पॉजिटिव साइन है, हमें दिमाग में रखना होगा। अब गिरा क्यों था उस पर बात करेंगे। पहले देखो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, जेनेरिक से 49% की, कस्टम सिंथेसिस से 41% की, और न्यूट्रास्यूटिकल से 10% की रिवेन्यू कंपनी लाती है, जो हमें पता होना चाहिए। यहां पर देखिए लोकेशन वाइज ब्रेकअप, शेयर गिरा क्यों था, मार्जिन मेंटेन क्यों नहीं हो रहे, उसका कारण यूरोप एंड ये वाला USA, यहां से कितना रिवेन्यू है 40 और 30, लगभग 70% रिवेन्यू यहां से जो आता है। इन दोनों देशों में दिक्कत हुई थी इन्फ्लेशन की, आपको पता होगा 22 के अंदर पूरी प्रॉब्लम हुई थी। यहां पर कंपटीशन के अंदर मार्जिन मेंटेन नहीं होते, और होते भी नहीं है, वाकई में मार्जिन तब मेंटेन नहीं होती जब भी इकोनॉमी गिरती है। इन दोनों देशों में दिक्कत हुई, इंडिया में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंडिया से रेवेन्यू कितनी है, सिर्फ 11%। एशिया से कितनी है टोटल, इंडिया को छोड़ के 13%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4%। तो जहां पे आपका 70% बिजनेस होता है, अगर आपकी वहां से रेवेन्यू ही अच्छी नहीं आ रही, ये पूरा का पूरा आपका जो पोर्शन है वो ब्लॉक हो गया, तो आपको बिजनेस में मार्जिन तो कम होंगे ही होंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस तो वैसे ही लगते हैं, खर्चे वैसे ही लगने हैं। तो सारी आपकी चिंता वाली बातें यहां से शुरू हुई थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टॉक चला क्यों नहीं था। लेकिन अब करेंगे चार्ट पे चर्चा। आज की डेट में चार्ट क्या बोलता है, सारी चीजों का एनालिसिस होगा चार्ट पे।
तो अब चल रहा है हमारे सामने डिवीज लैब का चार्ट। यहाँ पे दिख रहा होगा स्टॉक अपने हाई से 50% तक करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद यहाँ से भी उठ गया है, वो ऊपर आ चुका है, लगभग 2800 के आसपास है और वहां से अभी 3800 के आसपास तक स्टॉक खड़ा है। इसी बीच हमने एक स्विंग भी खेला है इसके अंदर 3300 रुपए से 4000। मैंने नहीं खेला है पर्सनली, मैं नहीं खेल पाया था उस स्विंग को क्योंकि मेरी SIP चल रही थी तो मैं नहीं खेल पाया था। यहाँ पे बात करते हैं इससे पहले क्या ऐसी गिरावटें आई है, उसके लिए हम चलेंगे ऑन अ मंथली चार्ट ताकि ऐसी गिरावटों को हम समझ सके कितनी बार आई है और कैसे आई है। ये जैसे 50% टूटा है, वैसे कोविड में यहाँ पे स्टॉक 28% टूटा था। कोविड वाली फाल का तो पता भी नहीं चल रहा कब गिरा कब नहीं और ऊपर भाग गया। बात करें उससे पहले की तो 2017-18 की, जो मैंने आपको कहा ना कि मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया था। ये देखिए 2017 से 18 के बीच में, ये देखिए मार्केट 18 तो यहाँ शुरू हुआ लेकिन ऑलरेडी वो पहले ही डिस्काउंट कर चुका था। तुम ऐसे ऐसे गिरोगे ताकि जब 18 में शेयर ऊपर जाए तो रिजल्ट खराब आएंगे, तब लोग कहेंगे नहीं नहीं रिजल्ट बहुत खराब आ रहे हैं, शेयर बढ़िया नहीं है, ये नहीं। मार्केट चाहता है आप ऐसी बातें करो ताकि यूं चला जाए, वो उसको मौका नहीं देना ना किसी को भी कमाने का। वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, ये चीज आपको नहीं दिख रही। ये यहां पर रिजल्ट टॉप क्लास आ रहे थे और यहां पर बेकार रिजल्ट आ रहे थे जब ये मूव आ रहा था, लेकिन मार्केट को पता था ना कि आगे के रिजल्ट कैसे हैं, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करता है। दैट्स वाई चार्ट को समझना बहुत जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट करो, ट्रेलिंग करते चलो, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। पीछे भी देखो यहाँ पे 60% टूटा, 27-28% टूटा, 27% टूटा, यहाँ पे देखो 60% टूटा। तो स्टॉक 60% टूटता है तो 50% टूटा है तो इट इज नॉट अ बिग डील। अच्छी बात क्या है, टूटने के बाद क्या खत्म हो गई क्या कंपनी? ना, रिकवर करी है और बहुत अच्छे से करी है, तो इसको भी तो हमें ध्यान में रखना होगा। अब स्टॉक के लिए राइट नाउ ट्रेंड क्या है मंथली चार्ट पे वो समझते हैं। इस डाटा को कर देते हैं टाटा, और टाटा करने के बाद हमने देखा यहाँ पे फिर से डाटा। देखिए स्टॉक एक रेंज के अंदर जो है इसमें फंसा हुआ है, ये हमें दिख रहा है इस रेंज में फंसा। बेयर्स ने अक्टूबर में ट्राई किया था स्टॉक को यहाँ पे नीचे लाने का, हो सकता था वो और नीचे लाए, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नवंबर में बुल्स ने क्या कहा, अब भाई साहब अभी हम जिंदा है और हम ऐसे आपको नहीं ले जाने देंगे, खींच के ले आए। अब दिसंबर आ गया, दिसंबर में बुल्स करें कि मैं करूं क्या, क्योंकि बुल्स के लिए ऊपर में ₹3970 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि हमें मंथली चार्ट बता रहा है। तो मंथली चार्ट पे भी ट्रेंड क्या हुआ, द ट्रेंड इज साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, ट्रेंड हो गया साइडवेज टू बुलिश। तो क्या क्लियर बुलिश है? जी नहीं है। क्लियर बेरिश है? जी नहीं है। तो अभी है क्या, साइडवेज टू बुलिश, मतलब साइडवेज चल रहा है बुलिश हो के, और यहां पर 3970 के ऊपर नए मूव की गेट जो है वो खुलते हुए हमें नजर आ सकते हैं। इतना हमें मंथली चार्ट पे पता चला। कन्वर्ट करते हैं इसी को वीकली चार्ट पे और भी चीजें देखेंगे। यहां पर अगर हम इस चीज को भी देखें तो पीछे भी इसी लेवल के कंसोलिडेशन थे, ब्रेकडाउन हो गया, स्टॉक टूटा, तो अब की बार अपने ब्रेकआउट कर दो, हम ऊपर ले जाएंगे। ऐसे ही तो है, चार्ट बड़े सिंपल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तो हम खुद करते हैं क्योंकि सीखने पे फोकस है बहुत कम, स्टॉक के नाम जानकर उन पे ट्रेड करने पे फोकस है बहुत ज्यादा, तो वो तो गड़बड़ी होगा। और ट्रेड भी ऐसी करनी है कि मैंने लिया मेरे लेते ही चल जाए, नहीं होने वाला। और बेचने के बाद भी रोना कि मैंने बेचा, अच्छा कितना कमाया, 40% कमाया सर, तो क्या दिक्कत है, नहीं वो उसके बाद और भाग गया शेयर। भाई साहब इस तरह से तो कैसे ही कमाओगे, प्लानिंग करके क्यों नहीं चल रहे कि इतना इतना ऐसे ऐसे बेचना है, इतना रिस्क मैनेजमेंट करना है। आती नहीं तो सीखो, सीखा नहीं जाता सर, पहले कमा लूं फिर सीखूंगा। अरे तो कमा ही लेगा तो फिर सीखेगा थोड़ी, यही तो बात है, यही तो समझ में नहीं आती। आगे चलिए, यहाँ पे वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ टीवीज लैबोरेटरीज, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साफ साफ आपको दिख रहा है। स्टॉक में गिरावट हुई, संभलने की कोशिश करी, यहाँ पर वापस स्टॉक इस रेंज के अंदर, देखिए इसी रेंज के अंदर आता है, सेम रेंज के अंदर आता है। अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन जो वो होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये भी हमें बता रहा है कि वीकली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, साइडवेज टू बुलिश है। ये क्या है, साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड है। तो इसको बेरिश कह सकते हैं? जी नहीं। क्या ये क्लियर बुलिश ट्रेंड है क्या? जी नहीं, क्लियर बुलिश भी नहीं है। क्लियर बुलिश होने के लिए इसको ऊपर में इन लेवल्स को काटना होगा, या फिर वीकली चार्ट जो हमें बता रहा है उसके हिसाब से अगर वीकली चार्ट इस लेवल के ऊपर भी क्लोज कर गया, अप्रोक्सीमेटली 3850 रुपए या 30 रुपए समझो, इसके ऊपर भी क्लोज कर गया, तो भी एक नया ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। यहां पे वीकली चार्ट बुलिश हो जाएंगे बढ़िया से, वो बहुत बढ़िया। 3970 से आप 3830-40 के आसपास भी लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हो। उसके ऊपर वीकली क्लोज चाहिए, तब भी बहुत बढ़िया काम यहाँ पे हो सकता है, ये भी ध्यान रखो। हाँ, परफेक्ट अगर इंडिकेशन चाहिए तो वो 3970 रुपए के ऊपर आएंगे, जो हमें पता होना चाहिए। सेम चीजें आपने समझी होंगी यहाँ पे मंथली और वीकली चार्ट पे, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली पिक्चर इसकी रही क्या है। तो ये पिक्चर है, इस ब्रेकआउट के बाद में और तेजी के गेट खुलते हैं, जिसमें बड़ा रेजिस्टेंस तो 4400 रुपए और 4600 रुपए के आसपास नजर आता है। आइए आगे चलते हैं, डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं डेली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है। दिस इज द डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे 200 डेज के मूविंग एवरेज की लाइन भी हमने लगा रखी है, जो कि हमें कुछ इंडिकेशन देने की कोशिश कर रही है, तो हम पढ़ लेते हैं।
यहाँ पर देखते हैं, देखिए स्टॉक नीचे आता है कंटिन्यूसली नीचे रहता है, इसके नीचे आता है कंटिन्यूसली नीचे रहता है, रेजिस्टेंस बनाता है, ऊपर जाता है कंटिन्यूसली ऊपर रहता है, बीच में काटता है, यहाँ पर एक बार शेकआउट होता है, देन ऊपर आता है शेकआउट और ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में और ऊपर इस लेवल के ऊपर ये रुपीस कितना है अब हमें देखना होगा। आइए इस लेवल को चेक करते हैं, कर्सर यहाँ पे मार्क किया 3830 रुपए, आप 3840 पकड़ो, ₹3840 जो कि वीकली प्लस डेली इंपॉर्टेंट लेवल आया है। इंपॉर्टेंट लेवल ये हमें मार्क करके रखना होगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हुआ? 3840 रुपए वीकली और डेली चार्ट पे। मंथली पे हुआ 3970 रुपए। तो हम इसको इंपॉर्टेंट मान के अपना प्लान कर सकते हैं। इतना पता चला, मतलब बुल्स इसके ऊपर और एक्टिवेट होने वाले हैं क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे नहीं, क्लोजिंग बेसिस। बहुत से लोग इंट्राडे में कर लेंगे, क्लोजिंग इंट्राडे के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, वो बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद आती है, ऐसे नहीं आती। तो इसके ऊपर टिका तो यहाँ पे मूव अच्छा बन सकता है, ये हमें समझना होगा। प्लस स्टॉक जो है काफी लंबे समय बाद 200 डेज के जो हमारा मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, जो कि बुलिश साइन है। तो डेली चार्ट भी हमें बुलिश होने के या साइडवेज टू बुलिश के ही इंडिकेशन दे रहा है। तो तीनों चार्ट पे हमने ये चीज देखी कि चार्ट साइडवेज टू बुलिश है या फिर आप इसे बुलिश कह सकते हो। ये चार्ट जो वो किसी भी टाइप से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बेरिश है, बेरिश का तो सवाल पैदा नहीं होता। बुलिश और साइडवेज टू बुलिश आप इसको जरूर कह सकते हो, इतना हमें पता चल गया। अब स्टॉक के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या, इंपॉर्टेंट चीजें क्या, किया क्या जाए उस पर बात। जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग में होता है वो क्या कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टेड, मैं बात करता हूं ऊपर से इन प्राइजेस के आसपास से। तो आपसे एक क्वेश्चन, क्या कंपनी के फंडामेंटल बेकार है? जी नहीं, फंडामेंटल तो अच्छे हैं। हाँ, समय अभी कंपनी का खराब है, वो रिजल्ट वैसे नहीं ला रही, तो क्या लॉस मेकिंग कंपनी है क्या? नहीं नहीं, कंपनी तो बहुत बढ़िया है। आइए बात करते हैं यहाँ पर, क्या टेक्निकल बेकार है? जी नहीं, टेक्निकल बेकार नहीं है, टेक्निकल भी अच्छे नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, मुझे कोई खराब नजर नहीं आ रहे। तो अभी क्या किया जाए? आपके पास कहीं से भी हो, अभी राइड बनता है। अगर मेरे पास ऊपर से होता तो मैं डेफिनेटली इसको होल्ड करता। जब इतने टाइम होल्ड किया है तो कुछ टाइम और होल्ड करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मेरे पास ऊपर से होता। सेकंड चीज यहां पे बात करेंगे कि हमने इस रेंज के आसपास से इसमें क्या कर रखा है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। जैसे कि मेरा खुद का भी है पर्सनली, क्योंकि मेरी एसआईपी जो है वो इसमें चली थी, जो 3500 रुपए के ऊपर आने के बाद स्टॉप हो गई थी। इसका डिस्क्लोजर मैंने लास्ट वीडियो में दिया भी था। तो वो अभी तक इन्वेस्टेड है। तो अब उसमें क्या किया जाए? जो मेरे पास इन्वेस्टेड है उसको मैं राइड कर रहा हूं, अच्छा राइड कर रहे हो तो राइड किस पर्पज से कर रहे हो? राइड कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और उसमें अब कर देंगे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्यों कर देंगे? क्योंकि काफी लंबे समय से रखा है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना करोगे? ट्रेलिंग स्टॉक यहां पे हो जाएगा ₹3290, 3290। इसके नीचे अगर स्टॉक आया तो हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा पर्सनली, कट करूंगा, क्लोज करूंगा और समाप्त करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को कैपिटल फिर चाहिए दूसरी जगह लगाने के लिए। मैं एक स्टॉक से इश्क मोहब्बत शादी ब्याह नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है हमारा। तो हमने यहां पर इसके नीचे आने के बाद सावधान हो जाना है। हम इसके नीचे सावधान हो जाएंगे और मेरा जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है वो इसके साथ मेरा ट्रेलिंग अभी चलता रहेगा। और उस पर अभी रिटर्न कुछ आ रहा है 8-9% के आसपास का, लेकिन बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा जब स्टॉक 3970 के ऊपर जाता है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए? जो साल का 20% चाहता हो, 20-22% वो कर सकता है। जो साल की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है 20 गुना 50 गुना, उसे नहीं करना चाहिए। ये बात क्लियर है। यहां बात करते हैं, कोई बात करता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या? फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या? तो देखिए मैं सिंपल बता दूं, जिस चीज का फ्रेश इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम था वो यहां पर था, इस लेवल के आसपास। यहां पे हमने एसआईपी और एक्यूमुलेशन मोड में इसको लिया हुआ है ऑलरेडी। अब कोई यहां पे बोलता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं क्या? तो चाल तो एक दिन बनेगी, उस चाल में आप पछता सकते हो कि यार मैं उस टाइम पे ले लेता तो बढ़िया होता, लेकिन एक्चुअली बेस्ट टाइम तो यही था, दिस वाज द बेस्ट टाइम। तो यहां अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई करता है, विद स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर विदाउट स्टॉप लॉस कर रहा है तो फिर दिक्कत है। आई थिंक उसको विद स्टॉप लॉस ही काम करना चाहिए। अगर विदाउट स्टॉप लॉस कर रहा है, किसी को 15 साल रखना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मजे करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हाँ, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है तो विद स्टॉप लॉस करना चाहिए एज पर देयर रिस्क। मेरे से पूछा जाता तो मैं तो यहां पे रख देता, जो कि 3290 पे था, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और आज के डेट में जो मेरी होल्डिंग है उसके लिए भी। सिंपल सी बात है। बात करते हैं यहां पे कोई स्विंग ट्रेड नजर आती है क्या? मैं तो देखो चारों कैटेगरी के जो इन्वेस्टर ट्रेडर है ना, मैं तो सबका कंसीडर करके आपको क्लियर एक्सप्लेन करता हूं। समझना आपको है, मैं तो सबके लिए बताता हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये कर सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये कर सकता है, क्योंकि मेरा काम है सिखाना। अब उस पर क्या करते हो क्या नहीं वो आप जानो, आपका काम जाने। यहां पे देखो फ्रेश स्विंग ट्रेड है क्या? पॉसिबल है। 3840 के ऊपर 50 के ऊपर आप समझो सस्टेन कर गया तो पॉसिबल है। अच्छा, उस केस में फिर इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? उस केस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा ₹3500। इसके नीचे क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा।
इसके नीचे क्या हो जाएगा, शेयर वीक हो जाएगा। अच्छा, तो ऊपर में फिर यहाँ से अपसाइड कितनी आ सकती है? फर्स्ट होगा यहाँ पे 4,000 रुपए के आसपास, फर्स्ट 4,000 प्लस के आसपास का हमें लेवल दिख सकता है। वो एक्चुअली है 3970 से 4,000 की रेंज में, यहाँ पे लिख देता हूँ 3970 से 4,000 की रेंज, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस रेंज है। इसको काटने के बाद स्टॉक जो है 4130 रुपए, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस रेंज होगा, और उसके ऊपर जाता है तो स्टॉक के लिए 4250 से 4300 रुपए की एक रेंज है, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस बन के आ सकती है। ये शॉर्ट टर्म स्विंग्स है, इसके ऊपर जाने पे अगले 2 से 4 महीने में ये स्विंग्स के लेवल जो वो एक्टिव होते हैं। ये इसके ऊपर जाने पे 3840 के ऊपर टिकने पे ये लेवल्स एक्टिव होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर में बात करी जाए तो यहां से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारे पास लगभग 4600 के आसपास नजर आता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो आपको किस चीज के लिए प्लान करना है, टोटली अप टू यू। कई लोग क्या करेंगे, जैसे मैं बताता हूं, यहां से स्टॉक 4000 आ गया, अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां से हटके कितना हो गया, 3500 हो गया। यहां से स्टॉक कितना आ गया, 4400 आ गया, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने 4000 कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट पे। यहां से स्टॉक कितना आ गया, 4800 आ गया, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा 4400 हो गया। यहां से स्टॉक 5200 आ गया, अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 4800 हो गया। इधर स्टॉक ने डिप देके 4800 को काट दिया, तो मेरी यहां पे ड्यूटी है कि मैं इसको बेच दूं या फिर रिव्यू करूं। अब रिव्यू करना नहीं आता, उसका दोष हम किसी और पे डालें तो वो भी आपकी मर्जी, टोटल आपके ऊपर है। समझ के करोगे बहुत बढ़िया होगा। लेवल्स को नोट डाउन रखो, माइंड में फीड रखो, माइंड को रिलैक्स रखो, माइंड सेट क्लियर रखो। माइंड पैसा बना के देगा, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी तुक्केबाजी करने में कोई सार नहीं होगा, इस चीज को समझिए। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर किया है डिवीज लैब के रिगार्डिंग। आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और ध्यान रखिए जो भी हम बात कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए थी। आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन हो, और आपका क्वेश्चन हो और अगर मेरा भी इन्वेस्टमेंट है तो मैं जरूर डिस्क्लोजर देता हूं, जैसे इसमें दिया है। और मेरे पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेकंड चैनल द बुल स्टॉक्स पे आते हैं। बट आपका कोई कमेंट है, किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कमेंट करो, बताओ कि इसके रिगार्डिंग पूछना है। नोट डाउन होते हैं, कमेंट करते रहो। हो सकता है मैं भूल गया आपके स्टॉक का नाम, इसलिए कमेंट करने में कंजूसी नहीं करनी, नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, जहां 1 to 1 आप मेरे साथ सीखते हैं। एक टाइम पे एक इंसान सीखता है, और लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग ग्रुप का उसके बाद पार्ट 1 के रहता है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम को 7 के बीच में। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट डालता रहता हूं, तो उसके लिए आपको चैनल की डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। ध्यान रखिए, गोल्डन मेंबरशिप डिसकंटिन्यूड है, डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, तब आपको उस ग्रुप में एंट्री मिल जाती है जहां मेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है। अगर उस ग्रुप में आपको परमानेंट एंट्री चाहिए लाइफ टाइम के लिए, तो आप ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुला सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फिर आपको डायमंड मेंबरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिना अकाउंट के अगर आप जुड़ना चाहें तो डायमंड मेंबरशिप आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।